आइए आज हम लोग प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के विषय में और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से विस्तारित है और किन किन भागों में हमारी ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस बात को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कहीं न कहीं भारत का मानचित्र है और आज हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। तो हमारे अरावली पर्वत का विस्तार इस प्रकार से पाया जाता है। इस प्रकार से हमारा अरावली पर्वत क्या है, विस्तारित है। तो हमारे अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं तो वो हमारे गुजरात से शुरू होकर हमारे गुजरात से शुरू होकर के ये आपके राजस्थान में जाता है। फिर वहां से कहीं ना कहीं यह हरियाणा में जाता है ये। और फिर ये पर्वत हमारा कहीं ना कहीं कहां पर जाता है, दिल्ली में जाता है। इन राज्यों तक हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, विस्तारित है। ये सारे राज्य हमारी और अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार में आते हैं। और हमारे अरावली पर्वत की जब हम लंबाई की बात करते हैं, हमारे अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे अरावली पर्वत की लंबाई 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर में ये पर्वत हमारा विस्तारित है। और ये पर्वत कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारत की रायसीना हिल्स माननीय राष्ट्रपति महोदय का आवास कहीं ना कहीं इसी रायसीना हिल्स में है। ये कहीं ना कहीं भारत का सबसे बड़ा आवासीय गृह है और ये रायसीना हिल्स में है। और रायसीना हिल्स हमारे अरावली पर्वत का ही क्या है, विस्तार है। अरावली पर्वत का ही विस्तारित रूप है, विस्तार है। हमारा अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन काल में बना। यह हमारा सबसे पुराना पर्वत है। अति प्राचीन पर्वत के रूप में अगर हम देखते हैं तो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में हम अरावली को पाते हैं। अति प्राचीन पर्वत श्रृंखला है हमारी। और हमारी अपरदनकारी शक्तियों ने इस हमारी पर्वत श्रृंखला को, हमारी अपरदन अपक्षयकारी शक्तियों ने इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में तब्दील कर दिया है। किस पर्वत के रूप में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसे तब्दील कर दिया है। यह अब मात्र अवशेष के रूप में बचा हुआ है। तो ये हमारा पर्वत कहीं ना कहीं कैसा पर्वत हो गया है, अवशिष्ट पर्वत हो गया है, जो हमारा सबसे पुराना पर्वत है। और ये चीर पुरातन पर्वत है। और कहीं ना कहीं आप देखें भारत में नवीन पर्वत भी है जिसका निर्माण कहीं ना कहीं हमारी वलनकारी शक्तियों के माध्यम से हुआ था। और इस पर्वत का निर्माण भी कहीं ना कहीं हमारी वलनकारी शक्तियों के माध्यम से हुआ था। हमारी वलनकारी शक्तियों ने हमारे इस पर्वत का निर्माण किया। जो पर्वत यहां पर हम देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, तो हमारी वलनकारी शक्तियों ने इसका निर्माण किया था। लेकिन अपक्षय अपर्दनकारी शक्तियों ने हमारे इस पर्वत को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है निरंतर रूप से। इसका विस्तार अब जब आप देखेंगे, दिल्ली से लेकर के जब आप यात्रा करेंगे, कहीं ना कहीं दिल्ली के पालनपुर से आप अपनी यात्रा शुरू करें और फिर राजस्थान से होते हुए जाएं तो आपको कटी फटी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। यह हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टान होने के कारण से इसमें बहुत सारे धात्विक और बहुत सारे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक और अधात्विक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं क्योंकि ये अत्यंत प्राचीन श्रृंखला का क्रम है। इस कारण से यहां पर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये हमारे पर्वत पर, हमारा यहां पर देखें तो हमारे पर्वत की जो ऊंचाई है वो गुरु शिखर यहां पर है हमारा। और गुरु शिखर कहीं ना कहीं माउंट आबू के पास है। गुरु शिखर हमारे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें 1752 मीटर ऊंची है हमारी ये चोटी। 1752 मीटर ऊंची चोटी है हमारी। और ये कहीं ना कहीं माउंट आबू पर्वत श्रेणी के पास स्थित है। किसके पास, माउंट आबू। और इसी माउंट आबू पर्वत के श्रृंखला के पास ही
कहीं ना कहीं आपका क्या स्थित है? जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर। क्या स्थित है? जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और यहां पर कहीं कभी न कभी हमारे कौन से गुरु आए थे? हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का एक बार इस पर्वत श्रृंखला पर आगमन हुआ था। इस कारण से कहीं न कहीं इस पर्वत श्रृंखला को राजस्थान के लोग गुरु का शिखर के नाम से जानते हैं, क्योंकि श्याम स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर और जिन्हें गुरु और भगवान की उपाधि प्राप्त है, तो ये कहीं न कहीं इसी पर्वत श्रृंखला पर आकर के रुके हुए थे। कुछ दिन यहां पर विश्राम लिए थे। इस कारण से इस पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। तो यह हमारी शिखर यहां पर कौन सी है? गुरु शिखर है हमारी। अर्थात स्वामी महावीर के रुकने की वजह से जब इसको माउंट आबू के पास से लोगों ने देखा तो बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला दिख रही थी। इस कारण से वहां के रहवासियों ने इसका नाम गुरु शिखर रख दिया। और जब गुरु शिखर रख दिया तो गुरु शिखर चलने लगा प्रचलन में। तो इस प्रकार से ये बातें देखने को मिलती हैं। और एक विषय हमें ध्यान में रखना है, हमारी अरौली पर्वत श्रृंखला जो है, ये हमारी अरौली पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक बात आती है कि हमारी हर अरौली पर्वत अति प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और ये विभिन्न जो राज्य हम देख रहे थे, इन सारे विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। तो हम जब बात करते हैं अरौली श्रृंखला की, तो अरौली श्रृंखला कहीं न कहीं जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये मरुस्थलों के विकास में अपना महत्वपूर्ण कारण है। ये एक प्रमुख कारण के तौर पर है, क्योंकि जो हम थार का मरुस्थल देखते हैं राजस्थान में, इधर जो हमारा थार का मरुस्थल है ये पूरा, और ये पाकिस्तान के में चोलिस्तान के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा थार का मरुस्थल जो है, थार का मरुस्थल जिसका विस्तार कहीं न कहीं पाकिस्तान तक है, ये थार के मरुस्थल के विकास में इस अरौली पर्वत श्रृंखला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि जब हमारी अरब सागर की मानसूनी शाखा आती है तो इसके समानांतर होने के कारण यह निकल करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में तो वर्षा कराती है, लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे तो इन राज्यों, ये राज्य, राजस्थान राज्य का पश्चिमी छोर वर्षा से शून्य रह जाता है, वर्षा से वंचित रह जाता है। तो यहां पर हम लोग कहीं न कहीं वर्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हमारे थार के मरुस्थल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जो हमारा थार का मरुस्थल यहां पर विकसित हुआ है, इसके पीछे हमारी कहीं न कहीं कौन सी जिम्मेदार है? अरब सागर की मानसूनी शाखा यहां से जा नहीं पाती है, यहां पे टकरा नहीं पाती है। अगर हमारे अरौली का विस्तार इस दिशा में होता, कुछ इस दिशा में होता, अर्थात उसका विस्तार यदि उत्तर से पश्चिम दिशा में होता, तब कहीं न कहीं यहां पर वर्षा होती और थार के मरुस्थल का विकास तब हमें यहां देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से यहां पर कहीं न कहीं आपको थार के मरुस्थल का विकास दिखाई पड़ता है। और इस छोर की जब हम बात करते हैं तो इस वाले छोर पर हमारा पर्वत थोड़ा झुका हुआ है, ऐसे चापाकार है, कर्व लिए हुए है। इस कारण से ये हवाएं, अरब सागरीय हवाएं यहां पर वर्षा करा देती हैं। तो इस कारण से जब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, तो हमारे इस पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान में हमारी वर्षा होती है, लगभग 125 सेंटीमीटर कई कई स्थानों पर वर्षा होती है। इस कारण से हमारे पूर्वी राजस्थान में मरुस्थलों का विकास नहीं हो पाया है, जबकि वहीं हमारे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलों का विकास हुआ है। तो ये हमारी पर्वत श्रृंखला, अरौली पर्वत श्रृंखला कहीं न कहीं एक जलवायु विभाजक का भी काम करती है, जलवायु को अलग अलग भागों में बांटने का भी काम करती है। अर्थात इधर की जलवायु अलग है और इस साइड की जलवायु क्या है? अलग है। तो ये हमारी पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला है? जलवायु विभाजक के रूप में काम करने वाली पर्वत श्रृंखला है। ये जलवायु विभाजक का काम करती है हमारी पर्वत श्रृंखला। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो इसके विस्तार की जब बात करते हैं तो गुजरात से शुरू होकर के ये कहीं न कहीं दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाता है। ये पर्वत श्रृंखला हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसे हम अरौली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब यहां बहुत सारे तेल के कुएं भी मिल रहे हैं।
ऐसे में कहीं ना कहीं ये पर्वत श्रृंखला हमारे लिए और महत्वपूर्ण। यहीं पर खेतड़ी की तांबे की खान है, इसी पर्वत श्रृंखला में धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में खेतड़ी खेतड़ी की तांबे की खान है, यहां पर तांबे की खान है इस पूरे एरिया में। तो ये बातें ध्यान में रखना है। और इस तांबे की खान से तांबा उत्पादन होता है, और यही खेतड़ी के महाराज हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को कहीं न कहीं उन्हें 1893 के धर्म संसद सम्मेलन में जाने के लिए हर आर्थिक सहयोग दिया था। और स्वामी विवेकानंद उन्हीं के द्वारा दिया गया हुआ नाम है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। तो खेतड़ी में हमारी ये खान है, और फिर यहीं पर हमारी अरवली पर्वत श्रृंखला में मकराना का संगमरमर पाया जाता है। यहां पर मकराना का संगमरमर है हमारा, और इस मकराना के संगमरमर से हमारा ताजमहल बना हुआ है, और हमारे कोलकाता का विक्टोरिया पैलेस बना हुआ है। इटालियन संगमरमर सबसे उच्च कोटि का संगमरमर माना जाता है, जो पुनः रूपांतरित चट्टान से बना हुआ है, और फिर आप देखिए अगेन मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और ये हमारी चट्टान भी कहीं ना कहीं रूपांतरित चट्टान की सर्वोत्तम उदाहरण है। ये हमारी संगमरमर की चट्टान, और ये सफेद संगमरमर यहां पर क्या पाए जाते हैं, उच्च कोटि के सफेद संगमरमर यहां पर कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के इस विषय को ध्यान में रखना है। यहां पर हमें कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, सफेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, और मकराना का संगमरमर हमारा सबसे उच्च कोटि का संगमरमर है, सबसे अच्छे क्वालिटी का संगमरमर है। और फिर यहां पर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम सबको दिखाई पड़ता है हमारी गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर की मानसूनी शाखा से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, अरब सागर की मानसूनी शाखा यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती है। और अगली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो हमारी अगली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आती है विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कि हमारे विंध्याचल में जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसे हम विंध्य पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। वो हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला थी जो हमारी दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। सबसे पहले यही पूरी दुनिया में हमारा पर्वत बना था, इसीलिए इसे हम दुनिया का चिर पुरातन पर्वत कहते हैं। बहुत ही पुराना पर्वत है ये हमारा। और फिर हमारी यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, और ये विंध्याचल की पहाड़ियां इस तरीके से हमारी विस्तारित हैं। इनके विस्तार की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां 1200 किलोमीटर तक विस्तारित हैं। 1200 किलोमीटर लंबी है विंध्याचल की पहाड़ियां, और ये गुजरात से हमारी शुरू होती हैं। गुजरात राज्य में पहले ये शुरू होती हैं, गुजरात से शुरू होती हैं, गुजरात से एमपी में प्रवेश करती हैं, एमपी से ये कहीं ना कहीं यूपी में प्रवेश करती हैं, यूपी से ये पर्वत श्रृंखला कहीं ना कहीं सीजी में प्रवेश करती है, सीजी से पुनः ये श्रृंखला कहीं ना कहीं आप देखें यूपी से बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से ये श्रृंखला हमारी कहीं ना कहीं बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से सीजी और फिर झारखंड तक, झारखंड राज्य तक ये पर्वत श्रृंखला हमारी विस्तारित है। इन राज्यों से होकर के ये पर्वत श्रृंखला हमारी जाती है। और फिर यहां पर आप देखें ये गुजरात श्रेणी, फिर हमारी विंध्य श्रेणी, फिर हमारी वारनेर श्रेणी, फिर हमारी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलती है कैमूर श्रेणी, पन्ना श्रेणी, पारस श्रेणी। इन सारी बटी हुई श्रेणियों में ये पर्वत श्रृंखला हमारी फैली हुई है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें ये हमारी पर्वत श्रृंखला 1200 किलोमीटर लंबे विस्तार क्षेत्र को अपने अंदर कवर करती है। और फिर जब हम बात करते हैं तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला पर ही आपका विंध्यवासिनी माई का मंदिर भी स्थित है। और फिर ये पर्वत श्रृंखला हमारी कैमूर पर्वत श्रृंखला के रूप में बिहार तक जाती है। और फिर यहां पर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम सबको दिखाई पड़ता है इसकी सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी सद्भावना शिखर सबसे ऊंची चोटी है।
सद्भावना शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर अगर हम बात करें विंध्य पर्वत श्रृंखला की, पारस की सबसे ऊंची चोटी, पारसनाथ की जो हमारी श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी होती है 1365 किलोमीटर मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी होती है। ये बात ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो सद्भावना शिखर है और फिर हमारी यहाँ पर 1365 हमारे पारसनाथ पर जो चोटी मौजूद है, तो ये बात पारसनाथ की चोटी है। और इसी पारसनाथ, हमारे पारसनाथ 23वें गुरु गए हुए थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें, इस कारण से इसे हम पारसनाथ कहते हैं, पारस की पहाड़ियां इसे हम कहते हैं। और यहीं पर कहीं ना कहीं धार्मिक विवाद अभी हाल ही में चल रहा था इसी पहाड़ी को लेकर के झारखंड में। और फिर हम लोग देखें तो हमारी ये विंध्यवासिनी मंदिर भी कहीं ना कहीं यहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के पास हमारा विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। विंध्यवासिनी माई का मंदिर स्थित है। और फिर हम लोग देखें तो ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला ये हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का काम करती है। इधर पर इस घाट पर निकलने वाले, इसके दक्षिणी तट पर निकलने वाली सभी नदियां कहीं ना कहीं कहां पर जाएंगी, यहां। और फिर इस विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली सभी नदियां इस तरफ से सब कहीं ना कहीं जाती हैं, गंगा में जाकर के मिल जाती हैं, जमुना में जाकर के मिलती हैं। चाहे सोन हो, टोंस हो, केन हो, सोन, सिंध हो, ये सारी नदियां कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत से निकल करके चंबल नदी में कई नदियां सहायक मिलती हैं, पार्वती नदी है, काली सिंध है, ये सारी की सारी नदियां आपकी विंध्याचल पर्वत से निकल करके जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। आपकी चंबल नदी, छिप्रा नदी, ये सारी नदियां निकल करके यहां पर जाकर के अपना यमुना में जल गिरा देती हैं। और फिर ये सभी का जल ले जाकर के यमुना जी गंगा जी में गिरा देती हैं, और गंगा जी सभी का जल ले जाकर के मिला देती हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक जल विभाजक के रूप में हमारे सामने आता है। जल विभाजक जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हमारी जलवायु विभाजक है, लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमारी जल विभाजक है, क्योंकि यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों को अलग अलग भागों में बांटती है। हमारी उत्तर भारत की नदियां और हमारी दक्षिण भारत की नदियों को अलग अलग में बांटने का अगर कोई काम करता है तो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला करती है। और इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कहीं ना कहीं बहुत सारे खनिज संसाधन मौजूद हैं, बहुत सारे खनिज संसाधन जिनका हम कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और यहां से निकलने वाली नदियां कहीं न कहीं हमें जलापूर्ति का क्या करती हैं, स्रोत हैं एक। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। और फिर हमारी अगली पहाड़ी होती है, जिस पहाड़ी को हम लोग किस रूप में जानते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। हमारी अगली पहाड़ी होती है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आइए इसको हम देखते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है वही चीजें यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे हमारी सतपुड़ा पर्वत रेंज के विषय में। तो आइए देखते हैं हम अपनी सतपुड़ा पर्वत रेंज के विषय में। हमारी सतपुड़ा का विस्तार कहीं ना कहीं आप देखें तो यहां से शुरू हो जाता है, गुजरात से शुरू हो जाता है, और फिर ये हमारे सतपुड़ा का विस्तार कहीं ना कहीं इन राज्यों तक विस्तारित है। और हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, और फिर आप आगे बढ़कर के देखेंगे तो आपकी मैकाल पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। मैकाल श्रेणी है, ये मैकाल श्रेणी के रूप में जानी जाती है। और इस पर्वत में आपके महादेव पर ही आपके इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी कहीं ना कहीं आपकी पाई जाती है, जिसे हम लोग जानते हैं धूपगढ़ के नाम से। किस नाम से जानते हैं? धूपगढ़ के नाम से हम जानते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। आपकी धूपगढ़ यहां पर सबसे ऊंची चोटी है। तो यह विषय सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारी धूपगढ़ यहां पर सबसे
ऊंची चोटी है। 1365 मीटर इसकी कहीं ना कहीं क्या है, ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है आपकी। ये हमारी यहां पर बिंद पर्वत है, और बिंद पर्वत के बीच में हमारी एक नदी बहती है, जिस नदी को हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और किन दो पर्वतों की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जब इसकी बात आए तो पहला हमारा जो पर्वत है वो हमारा बिंद पर्वत है, और फिर दूसरा पर्वत हमारा है सतपुड़ा। इन दोनों पर्वतों की भ्रंश घाटी में हमारी कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो हमारी जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी का नाम है कहीं न कहीं नर्मदा। तो ये हमारी राजपीपला की पहाड़ियां गुजरात राज्य से होकर के फिर आपके मध्य प्रदेश राज्य तक क्या हैं, विस्तारित हैं। तो ये हमारा पहाड़ जो है इसे हम लोग सतपुड़ा पहाड़ कहते हैं, और इसका निर्माण कहीं न कहीं ब्लाक पर्वत के रूप में हुआ है। किस पर्वत के रूप में हुआ है, ब्लाक पर्वत के रूप में इसका निर्माण हुआ है। ये हमारा ब्लाक पर्वत है, ये हमारा कैसा पर्वत है, ब्लाक पर्वत है। तो इसका निर्माण कहीं ना कहीं ब्लाक पर्वत का निर्माण ऐसे होता है जब ऐसे हमारी भूसतह है, इस पर कोई फोर्स लगे, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगे, और इस प्रकार से ये भाग उभर जाए, और यहां से देखने पर ये क्या दिखेगा, पहाड़ दिखेगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जब पर्वतों का निर्माण होता है, कुछ आंतरिक शक्तियां क्या करती हैं, अपना कार्य करती हैं, जिसके कारण से जब पर्वतों का निर्माण हो जाता है तो इन पर्वतों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाक पर्वत कहते हैं। तो ये पर्वत हमारा कहीं ना कहीं कैसा पर्वत है, ब्लाक पर्वत है। और महादेव ये हमारी कैसी श्रृंखला है, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और हमारी मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक स्थान से, अमरकंटक स्थान से ही आपकी सोन नदी निकलती है इधर, और यहीं से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों कहां से निकलती हैं, अमरकंटक की चोटियों से निकलती हैं, और वहां से निकल करके सोन नदी हमारी गंगा की सहायक नदी बन जाती है, और फिर हमारी नर्मदा नदी कहीं न कहीं वहां से प्रवाहित होते हुए अपने जल को ला करके कहां पर गिरा देती हैं, अरब सागर में। किसका निर्माण करेंगी, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। यहां पर आकर के कहीं न कहीं किसका निर्माण करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, एस्चुअरी यहां पर बनाती हैं। ये हमारा क्या है, एस्चुअरी है, या ही इसे कहते हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करती है इधर आकर के। तो ये हमारी जो नदी है, इस नदी को कहीं ना कहीं हम किस रूप में जानते हैं, अपने पश्चिमी घाट पर गिरने वाली सबसे बड़ी नदी के रूप में अगर हमारी कोई नदी है तो उस नदी को हम जानते हैं नर्मदा नदी के रूप में। तो ये हमारी नदी कैसी नदी है, नर्मदा नदी है। राजपीपला, महादेव, मैकाल श्रेणियां ही हमारे सतपुड़ा पर्वत का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये श्रेणियां जो होती हैं इस प्रकार से जैसे कुछ लेटा हो ऐसा प्रतीत होता है, और उसी पर कोई ऊंची चोटी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस ऊंची चोटी को ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारी शिखर है। तो ये बातें ध्यान में रखना है कि हमारी पर्वत श्रृंखला ये कहां से कहां तक विस्तारित है। तो ये हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और फिर हमारी अगली पर्वत श्रृंखला यहां पर आती है जिसे हम देखते हैं। ये पर्वत श्रृंखला हमारी आती है, इस पर्वत श्रृंखला के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज हमने 2 पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में पढ़ा, 3 पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में पढ़ा। एक पर्वत श्रृंखला हमारी है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार कहीं ना कहीं 800 किलोमीटर तक है, और ये निम्न राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। और फिर हमने देखा कि उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है हमारी, तो ऐसे में हमारे सामने आया कि उसकी सबसे चोटी कहीं ना कहीं क्या है, गुरु शिखर है। और फिर हमने देखा कि वहीं पर माउंट आबू के पास जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, और वहां पर मौजूद खेतड़ी की खाने, तांबे की खाने, और फिर मकराना का संगमरमर उस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और फिर हमने देखा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार 1200 किलोमीटर तक है, और निम्न राज्यों तक उनका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके ध्यान में आता है सद्भावना शिखर उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको ध्यान में आता है कि उसमें बहुत सारे खनिज संसाधन हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला में है, जहां से हम बहुत सारे खनिज संसाधन, धात्विक अधात्विक खनिज प्राप्त करते हैं। ये बातें ध्यान में रखना है। और हमारी जो
अरावली पर्वत श्रृंखला है वो जलवायु विभाजक का काम करती है, जो कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की जलवायु को पूरा क्या कर देती है, अलग कर देती है। और फिर हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो ये जल विभाजक का काम करती है, अर्थात हमारे दक्षिण भारत की नदियां और उत्तर भारत की नदियों की दिशा तय करती है कि वो कहां पर जाएंगी। इसी कारण से इन पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक का काम करती है। और दूसरी पर्वत श्रृंखला जो हमारे सामने आती है उस पर्वत श्रृंखला को हम सतपुड़ा के रूप में जानते हैं। सतपुड़ा कहीं ना कहीं गुजरात राज्य से शुरू होकर के आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और ये धूपगढ़ महादेव पर स्थित है, राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी। और फिर हमारी जो नर्मदा नदी निकलती है वो कैसे, कहां से निकलती है, एमपी की मैकाल श्रेणी से निकलती है। और फिर हमारी सोन नदी जो हमारी गंगा की सहायक नदी है वो कहीं ना कहीं कहां से निकलती है, इसी भाग से निकलती है, और इसी भाग से निकल करके वो जाती है गंगा की सहायक नदी के रूप में तब्दील हो जाती है। तो इन सहायक नदियों के विषय में भी हम लोग देख रहे थे। और हमारी नर्मदा नदी जो जहां तक बात हम करते हैं तो ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। और भ्रंश घाटी किसकी है, एक तरफ हमारा कौन सा पर्वत है, एक तरफ हमारा इधर है विंध्य पर्वत श्रृंखला, और दूसरी तरफ हमारा है यहाँ पर ब्लॉक पर्वत है हमारा, जिस पर्वत को हम कहते हैं सतपुड़ा। ये हमारा विंध्य पर्वत है, ये हमारा विंध्य पर्वत है, और ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है। और इसी सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच से हमारी नर्मदा नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है, और इसी को हम कहते हैं भ्रंश घाटी। और इस तरीके से भ्रंश घाटी में हमारी नदी प्रवाहित होती है। और फिर आगे आप बढ़ते हैं तो आप सबको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक नदी और प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर एक और हमारा पर्वत है जिसे हम कहते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा सतपुड़ा पर्वत है, ये हमारा सतमाला पर्वत है। कौन सा पर्वत है, सतमाला पर्वत है। सतमाला पर्वत श्रृंखला है हमारी, और इस सतमाला पर्वत श्रृंखला से एक हमारी नदी बहती है जिसे हम क्या कहते हैं, ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नदी के नाम से जानते हैं, ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। और इसे हम किस नदी के नाम से जानते हैं, नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है, इस प्रकार का कुछ स्वरूप है। और इधर आप आएंगे तो आपको क्या मिलता है, मालवा का पठार मिलता है। क्या मिलता है, मालवा का पठार आपको प्राप्त होता है। ये हमारा मालवा का पठार है। और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं मैदान टोपोग्राफी आ जाती है। तो ये इस प्रकार से ये सीक्वेंस में है। कभी कभी इसके आर्डर को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी, और फिर कहीं ना कहीं सतपुड़ा और सतमाला के बीच में हमारी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और फिर इसके इर्द गिर्द यहाँ पर कहीं ना कहीं दक्कन के पठार क्या हैं, अवस्थित है। दक्कन के पठार अवस्थित है। इस प्रकार से हमारी ये नदी क्या होती है, इन इन भागों से होकर के प्रवाहित होती है। और इस प्रकार की पूरी संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। तो हम लोग यहां पर देख रहे थे पर्वत श्रृंखला, हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखा। उसी के क्रम में आज हम देख रहे थे कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी, फिर हमारी कौन सी पर्वत श्रृंखला, हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला, फिर हमने यहां पर देखा जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, फिर हमने यहां पर सतपुड़ा पर्वत देखा। और सतपुड़ा पर्वत हमारा कैसे कैसे बटा हुआ है विभिन्न श्रेणियों में, विंध्य पर्वत हमारा कैसे कैसे विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ है। इस कारण से कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये पूरा एरिया, एक हमारा जलवायु विभाजक है, दूसरा हमारा जल विभाजक है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज ही नहीं, अनादिकाल से ये पर्वत श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।